हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी क्लास 7 की एनसीईआरटी अध्याय 8 जो कवर कर चुके हैं। हम 9 शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उसकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गुजराती, जो गुजराती का खाना भी अलग है और गुजराती की भाषा पर गुजराती, उसका पहनावा भी अलग है। जिस तरीके से समझ सकते हैं हम। कभी कभी हम इन असीमताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलती हैं। और सच ये तो है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृति जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपरा और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसे कि हम देखें, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास किस तरह से हुआ है, देखते हैं। आइए, भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ कर रहे हैं। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरला राज्य का हिस्सा है। केरला राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था जो केरला राज्य। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से देखी जाती है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जिस तरह से यहाँ मलयालम भाषा का विकास हुआ, इस तरह किसी और भाषा का विकास नहीं हुआ। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। केरला का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा एक इस युग की खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की शिरडी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा महाकाव्य शास्त्र विषयक मणिपुरम शैली में लिखा गया है। आप ये नोट कर लेना, बहुत अच्छे से नोट कर लेना और आगे बहुत अच्छे से काम आएगा आपका। मणिपुरम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो एक स्टोरी है उसकी, जो यह दो भाषाओं की संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की जाती है इस तरह से। अब देखो, यहाँ देखते हैं शासक और धार्मिक परंपरा और जगन्नाथी संप्रदाय क्या है, देखते हैं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है कि पुरी, जो उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा, जो अनंत वर्मन, ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। मतलब यहाँ राजा ने अपने आप को, अपने राजा को ही उसका वो जगन्नाथ के मंदिर को सौंप दिया। भाल, भद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपियों पर हैं, देख ले इधर तरह से। ये जगन्नाथ का मंदिर आपने देखा हुआ होगा अच्छे से। ये माना जाता है कि यहाँ स्वयं विष्णु अपनी ही प्रतिभा से खुद स्वयं है। जो जो इस मंदिर के तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर
प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उसका शासन स्वीकार किया जाएगा। इनका मैं कहने का मतलब है, आपने बहुत ज़्यादा नोट्स किया होगा कि जैसे विदेशी लोग आते थे ज़्यादातर मंदिर को ही टारगेट बनाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मंदिर में सबसे ज़्यादा आस्था थी, तो अगर मंदिर को कब्जे में कर लिया तो वहाँ की जनता अपने आप को आराम से सौंप देगी, और वहाँ का मंदिर में इतना धन दौलत था तो वहाँ से आराम से लूटा जा सकता था। जो मंदिर एक राजनीतिक उदाहरण भी था। जिस राजा ने मंदिर को अपने कब्जे में कर लिया उस राजा की सत्ता तो ऑटोमेटिक ही है। और ये मंदिर। आज की वीडियो यहीं तक, कल फिर करेंगे शुरू। धन्यवाद।